नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं डॉक्टर गणेश पांडे। आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। बिहार में एक बच्चा है सोनू, और वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि वो वहाँ के मुख्यमंत्री के पास जाता है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पास जाता है और कहता है कि सर हमें पढ़ने की हिम्मत दीजिए। पढ़ने की हिम्मत दीजिए तो कैसे दीजिए? उसका मतलब है कि उसके गांव का जो प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं उनको कुछ नहीं आता है, वो कुछ पढ़ा नहीं पाते हैं, और उसका एडमिशन शहर के किसी अच्छे स्कूल में करा दिया जाए। तो वो बच्चा जो है नीतीश कुमार जी से कहता है, वो कहा कि जो है ठीक है, तुम्हारी व्यवस्था अच्छे स्कूल में कर दी जाएगी। लेकिन होता क्या है कि अब ये वीडियो वायरल हो जाता है। अब वायरल होने की वजह से आए दिन उसके घर पे और तमाम मीडिया इकट्ठा हैं, तमाम राजनेता, तमाम सारे लोग इकट्ठा हैं कि आखिर उसके साथ जुड़ करके कहीं ना कहीं हम अपने आप को प्रसिद्ध बना लें। ठीक है, वहाँ सोनू की चिंता लोगों को नहीं है, सोनू के जरिए हम स्वयं वायरल हो जाएं इसकी चिंता है। तो उसमें उस बच्चे ने उस सरकारी स्कूल की दुर्दशा के बारे में बताया है। क्या है ये सरकारी स्कूल की दुर्दशा या सच? तो ऐसा नहीं है कि हर सरकारी स्कूल की दुर्दशा का केवल एक ही पहलू होता है, वो है अध्यापक। ऐसा नहीं है, क्योंकि अध्यापक और कोई ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति किसी पहलू पर संपूर्ण हो। जीवन भर सीखने जो शिक्षा जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसा कि कहा भी गया है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हैं, तो ध्यान में रखते हुए मैं एक बुक पढ़ रहा था। वो बुक है डी स्कूलिंग सोसाइटी। कहते हैं कि क्या ये स्कूल जो हैं बच्चों की प्रतिभा को जो है सीमित कर रहे हैं। जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि जो स्कूल हैं बच्चों की प्रतिभा को सीमित करते हैं, या यूं कहें जो हमारे बीच शिक्षा लेने की जो खाई है अमीर गरीब की, सरकारी स्कूल बनाम प्राइवेट स्कूल की। उन्होंने कहा कि अगर हम दुनिया को सारी शिक्षा एक प्लेटफॉर्म पे ला दें, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला दें, और उस प्लेटफॉर्म पे हर व्यक्ति एक समान है, और जो गरीबों को शिक्षा दी जा रही है, जो उतना पैसा खर्च हो रहा है गरीबों की स्कूलिंग में, स्कूल बनाने में, तमाम चीज़ें, तो अगर हम उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हम बच्चों को शिक्षा दें, तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा जो है रुचिकर भी होगा, प्रभावशाली भी होगा। होता क्या है, वेरिएशन कहाँ होते हैं। आज जो ट्रेंड्स बन गया है सरकारी बनाम प्राइवेट स्कूलों का, उसमें कोई इस तरह की समस्या नहीं है। एक विद्यालय भवन की बात है, क्योंकि जो व्यक्ति सरकारी स्कूल का जो टीचर बनता है वो बहुत ज़्यादा ही वेल एजुकेटेड होता है, क्वालिफाइड होता है। लेकिन क्या होता है, कुछ हम परिस्थितियां होती हैं लोगों की कि जो उस परिस्थितियों में लोगों को ढाल दिया जाता है। जैसे लक्ष्य बना के आया कोई व्यक्ति, टीचर बन गया और लक्ष्य बना के आया, हमको जो है बच्चों को पढ़ाना है और शिक्षा का स्तर ऊपर करना है। लेकिन जब वो स्कूल में पहुंचता है तो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो अगर 5 तक स्कूल है तो कम से कम 5 अध्यापक होने चाहिए। 5 अध्यापक के साथ साथ 5 रूम होने चाहिए, हर क्लास के बच्चों को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था हो। और इस तहत अगर हम उसका स्कूलों का संचालन करते हैं तो हमारी गुणवत्ता कहीं ना कहीं बेहतर होगी। ठीक, लेकिन हमको मिलता क्या है, किसी स्कूल में 2 अध्यापक हैं, किसी स्कूल में 3 अध्यापक हैं, 3 अध्यापक हैं, किसी स्कूल में अध्यापक हैं तो 2 कमरे बना के दे दिए गए, 1 2 3 4 5। उसमें कैसे बैठा के आप पढ़ाएंगे और कैसे गुणवत्ता आप दे पाएंगे। दूसरी चीज़, आए दिन हर एक नई नई सूचनाएं जो मांगी जाती हैं, एक व्यक्ति तो वही बना के बनाते रहता है। तो अगर हम ब्रॉड पहलू में जाएं तो देखें कि जो शिक्षा का अवनयन हो रहा है
यूँ कहें कि बेसिक शिक्षा की बात अगर हम करें कि तो बेसिक शिक्षा में जो अवनयन हो रहा है उसका एकमात्र जिम्मेदार अध्यापक ही नहीं है। अध्यापक के साथ साथ वो तमाम दशाएं भी हैं जिसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार हो जाता है। जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो है इतना जागरूक परिवार से नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर उनको बोला जाए कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दीजिए तो वो भी नहीं कर सकते हैं। मतलब गार्जियन का सपोर्ट शून्य होता है। और जब हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं तो उसका होमवर्क कराने से लेकर लाने ले जाने तक की पूरी व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो समस्या क्रिएट करती हैं सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में। ये तमाम वेरिएशन हैं। प्राइवेट स्कूलों में हर इस क्लास के लिए एक टीचर, छोटी क्लासों के लिए एक टीचर बिल्कुल परमानेंट उन्हीं को सिखाने के लिए है। बड़ी क्लासों में तो जो है पीरियड वाइज चलते हैं, तो उनकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो जैसा कि मैं ये दी स्कूलिंग सोसाइटी एक बुक है इवान इलिच की, इन्होंने कहा है कि अगर हम स्कूलों को समाप्त कर दें, स्कूलों की बिल्डिंग को समाप्त कर दें, उन्होंने कहा कि जो अनिवार्य स्कूली शिक्षा है, अनिवार्य स्कूली शिक्षा जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए और हर बच्चे को केवल एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसा कि सरकार आजकल जो है लोगों को प्रोवाइड भी करा रही है ऑनलाइन गैजेट्स। उसी तरह जितने भी खर्चे होते हैं तमाम चीज़ों पर, वो बच्चों को अनिवार्य स्कूली शिक्षा दिलाने के लिए, तो अगर वो सारी चीज़ें वो करके अध्यापकों को ऐसे कह दिया जाए कि आप ऑनलाइन मोड में ही पढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता सुधर सकती है। बच्चों को बस उस गैजेट से जोड़ देना है। तो उन्होंने इवान इलिच ने कहा भी है कि अनिवार्य स्कूली शिक्षा अनिवार्य रूप से एक समाज का ध्रुवीकरण करती है। कैसे करती है? समाज का ध्रुवीकरण कैसे होता है अनिवार्य स्कूली शिक्षा के नाते? क्योंकि जब अनिवार्य स्कूली शिक्षा होती है तो एक होता है सरकारी स्कूल, एक होता है प्राइवेट स्कूल। तो प्राइवेट स्कूल में वो बच्चे जाते हैं जो बहुत ही सक्षम होते हैं, और सरकारी स्कूल में वो बच्चे जाते हैं जिनके गार्जियन बिल्कुल ही अनभिज्ञ होते हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अक्षम भी होते हैं। तो ध्रुवीकरण हुआ कि नहीं? सरकारी स्कूलों में गरीबी पड़ती है और प्राइवेट स्कूलों में अमीरी पड़ती है। एक तरह का ये ध्रुवीकरण हुआ। इस ध्रुवीकरण को रोकने के लिए, और ध्रुवीकरण होने की वजह से वो कहीं ना कहीं उनकी गुणवत्ता में भी असर आ जाता है। इन ध्रुवीकरण को रोकने के लिए जो है अगर ऐसी व्यवस्था हो, जैसा कि इन्होंने लिखा भी है दी स्कूलिंग में, इन्होंने ये लिखा है कि जो है जो शिक्षा प्रणाली है क्लासिक शिक्षा प्रणाली से कहीं अधिक समावेशी, वर्ग विभेद विरोधी। भाई वर्गांतर होता है कि नहीं होता है? अगर हम प्राइवेट स्कूलों में जाएं या सरकारी स्कूलों में जाएं तो कहीं ना कहीं विभेदीकरण स्पष्ट रूप से नजर आता है। तो इस पुस्तक में इलिच जो है वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर बात करते हुए उनकी खामियों को गिनाते हैं, क्या क्या खामियां गिनाते हैं, तथा उसे वर्ग विभेद की बड़ी वजह बताते हैं। बिल्कुल सही बात है। और वह शिक्षा के संस्थानीकरण यानी स्कूल या कॉलेज आज की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और इसे ज्ञान के प्रसार में बड़ी बाधा बताते हैं। इसका समाधान सुझाते हुए वो कहते हैं कि शिक्षा के वर्तमान संस्थान की व्यवस्था को भंग करने की बात वो करते हैं और इसकी जगह सामाजिक नेटवर्क द्वारा व्यावहारिक एवं नैसर्गिक तरीके से शिक्षा की प्रसार की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो इनकी किताब है इसमें कहीं ना कहीं सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि एक आजकल स्टेटस सिंबल हो गया है। बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना एक स्टेटस सिंबल हो गया है। सरकारी स्कूलों में अगर हम गुणवत्ता दे भी दें, हालांकि वर्तमान गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल पर भी ध्यान दे रही है, जो कायाकल्प योजना लाई है यूपी गवर्नमेंट, उसी को ध्यान में रख के लाई है कि स्कूलों का कायाकल्प हो अच्छे से, और कायाकल्प के साथ साथ स्कूलों में जो डेस्क बेंच की व्यवस्था भी, फर्नीचर की व्यवस्था भी करने पे विशेष जोर है, लाइटिंग की व्यवस्था पर विशेष जोर है कि हर स्कूल लाइट से, इंटरनेट से, सब चीज़ से जुड़ जाए। तो अब डिपेंड करता है कि इसका जो है क्रियान्वयन कितना होता है। सरकार ने तो कह दिया है, खजाना खोल दिया है कि आप अपने स्तर से हर चीज़ व्यवस्था कर लीजिए, फंड की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ एक जो है
कार्य करने की वो होती है ललक, कितना हम उसको जो है गेन कर पाते हैं, डिपेंड इस बात पर करता है। कहीं कार्य करने की ललक है, कार्य करने की जिज्ञासा है, तो वहाँ स्कूल बिल्कुल चमक गए हैं, और कहीं अगर नहीं है तो सरकार लाख व्यवस्था कर ले, रिजल्ट जस का तस ही होने वाला है। तो अगर हम यही एक बात ये ना कहें कि जो शिक्षा की गिरती गुणवत्ता है उसके लिए केवल एकमात्र पहलू अध्यापक जिम्मेदार है, तो बिल्कुल कतई बात सही नहीं है। ठीक है, इसमें तमाम पहलू हैं। तो इनकी पुस्तक मैं देख रहा था, इसकी समीक्षा में देख रहा था, तो वही चीज़ मेरे दिमाग में आया कि आजकल हर व्यक्ति सोनू 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 के पीछे लगा हुआ है। वो बच्चा किस चीज़ की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं वो उसकी तह तक जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली को कहीं ना कहीं हमसे वर्ग विभेद हो रहा है। और देखिए, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शिक्षक की व्यवस्था, पूर्णकालीन उपस्थिति तथा शिक्षक आदि की व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं, इसके कर्मकांडीय स्वरूप को खारिज करते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी दुनिया में स्कूल समाज पर शिक्षा विरोधी प्रभाव पड़ता है, स्कूल समाज पर शिक्षा विरोधी प्रभाव पड़ता है। वह इससे पीछे तर्क देते हैं, चूँकि स्कूल को उस संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है जो स्कूल में विशेषज्ञता रखती है, इसलिए अधिकांश लोग स्कूल की विफलताओं को इस बात के प्रमाण के रूप में लेते हैं कि शिक्षा एक बहुमहंगी, बहुत जटिल, रहस्यमय और अत्यंत मुश्किल कार्य है। काम, अवकाश, राजनीति, शहर तथा रहन सहन और यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन को भी जिसे शिक्षा का साधन होना चाहिए, वह अपनी आदतों और ज्ञान के लिए स्कूलों पर निर्भर होते जा रहे हैं। कहते हैं नहीं कि परिवार प्रथम पाठशाला होता है और प्रथम शिक्षिका माँ होती है। तो जब हम पूरी तरीके से स्कूलों पे ही डिपेंड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि 100% स्कूलों पर डिपेंड होना भी शिक्षा की गुणवत्ता में असर डालता है, क्योंकि स्कूल हमारे बच्चे को केवल 6 घंटे रखते हैं अपने पास, और बाकी टाइम जो है बच्चा घर पे ही रहता है, परिवार में रहता है। तो परिवार का संस्कार, परिवार के जो पारिवारिक जो गतिविधियां हैं उसका भी असर पड़ता है बच्चों पर। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब, मैं कंक्लूड करता हूँ अपनी बात को, ये इनकी इवान इलिच की किताब को लेकर के वर्तमान समय में जो उनका है सोनू की बात को लेकर के अगर मैं कंक्लूड करूं, तो बेसिकली मैं आधार इन्हीं को बना रहा हूं, इवान इलिच को, डी स्कूलिंग सोसाइटी को, कि जितनी सारी व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार कर रही है, अगर बच्चों का नामांकन करके बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से गैजेट उपलब्ध करा दे, जितनी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च कर रही है और उस तरह की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, तो अगर बच्चों को, हर बच्चे को गैजेट उपलब्ध करा दे तो कहीं ना कहीं, और हर टीचर ऑनलाइन मोड में ही पढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं उससे अधिक लाभ मिल सकता है। पहली चीज़ तो एक जो वर्ग विभेद है, अमीर गरीब का जो खाई है वो पड़ जाएगी कि हमारा बच्चा तो फलाने स्कूल में पढ़ता है, तुम्हारा बच्चा तो सरकारी में पढ़ता है, तो प्राइवेट में पढ़ता है, तो वो वर्ग विभेद खत्म हो जाएगा। और ऑनलाइन मोड में पढ़ाने वाला हर शिक्षक, हर बच्चे तक पहुंच होगी। जो शिक्षक जितना अच्छा पढ़ाएगा वो बच्चों तक उसकी पहुंच होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी शांति निकेतन की स्थापना इसीलिए किया था कि चूँकि एक परिवेश होता है स्कूल का परिवेश भययुक्त होता है, भयमुक्त बनाने के लिए तमाम प्रयास किए भी जा रहे हैं, सही है, लेकिन कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जो है हम उसमें एक बैरियर लगा देते हैं। एक बच्चे के दिमाग में भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि बस स्कूल तक ही पढ़ाई करनी है, स्कूल के बाद हमारा